एवरीवन, आप सभी का इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में स्वागत है। आज हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि टेंस कितने प्रकार का होता है और इसके भेद क्या होते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम प्रेजेंट टेंस के पहले भेद, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। सामान्यतः सब जानते हैं कि अनुवाद एक कठिन कला है। अनुवाद वास्तव में करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि सेंस का अनुवाद करना चाहिए, न कि वर्ड्स का, शब्द का अनुवाद कभी नहीं करना चाहिए। आप जो अनुवाद करें उसका कुछ सेंस निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हम ले लेते हैं, उसमें अगर यह कहा जाए कि मैं खाता हूं, अगर यह है मैं खाता हूं, तो इसका अनुवाद जब हम करेंगे, या कोई बालक अगर करता है तो आप जानते हैं उसमें कर्ता होता है और क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है या मेन वर्ब होती है। वाक्य अंत में ता है, ती है, आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। बात सच है, सब जानते हैं, लेकिन अनुवाद करते समय थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इसका सेंस क्या निकल रहा है। अगर लड़का मान लीजिए इसका अनुवाद कर देता है आई एम अकाउंट, तो आप क्या इसको गलत ठहरा सकते हैं? इसका अगर सेंस निकालेंगे तभी गलती होगी। नहीं, आई माने मैं, खाता होता है, अकाउंट कहते हैं खाता को, और हूं की अंग्रेजी एम, आई एम अकाउंट, यह लिख देना सही नहीं होगा और हास्यास्पद बन जाएगा। जबकि इसका अनुवाद होगा कि आई ईट। अब यहां पर जब भी अनुवाद करिए, आप हमेशा ध्यान से देखिए कि उसका सेंस क्या निकल रहा है। उसी क्रम में हम आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसकी पहचान क्या है। हम इसको आपको क्लियर किए देते हैं। जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान पहले हम जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। पहचान होती है इसकी कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, आदि आता है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है और तो है भी आता है। हमने आपको पिछले ग्रामर वाले वीडियो में बताया था कि क्रिया जो होती है वो ट्रांसिटिव होती है, इंट्रांसिटिव होती है। तो उसी क्रम में हम आपको सबसे पहले बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को जानते हैं आप, असर्टिव भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। इसका नाम पॉजिटिव भी होता है और असर्टिव भी होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती है उसमें कर्म नहीं होता है। जैसे
वह लिखता है। वह लिखता है, इसका अनुवाद होगा ही राइट्स। वह पत्र लिखता है। ही राइट्स अ लेटर। वह कमरे में पत्र लिखता है। He writes a letter in the room. वह प्रतिदिन अपनी कक्षा में दोपहर को पत्र लिखता है। He writes a letter in his class at noon daily। यहां पर ध्यान से देखिए, ये केवल इंट्रांसिटिव वर्ब है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। दूसरे वाक्य में आप देखिए, वह पत्र लिखता है, राइट्स ए लेटर। यहां पर एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। फिर वह कमरे में पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर इन द रूम। यहां पर इसके साथ साथ आपको एक ऑब्जेक्ट और मिल गया। फिर वह प्रतिदिन अपनी कक्षा में दोपहर को पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर इन हिज क्लास एट नून डेली। यहां पर जो शब्द हैं ये आपके अदर वर्ड्स हैं, जिसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो इस तरह से छोटे वाक्य से लेकर के बड़े वाक्य तक बनाए जा सकते हैं। अब हम आपको इसको हम क्लिक करते हैं और आपको अफर्मेटिव का रूल बताते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल है। हम इसको क्लीन करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि इसका रूल क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब को मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूं, पार्ट 7 स्पीच के अंतर्गत। आप लोग उसमें जाएंगे तो आप देख लेंगे, डिटेल में आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। यहां पर आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद होते हैं, उसमें पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं आपको बता रहा हूं। इसका रूल क्या होता है आप अच्छी तरह से समझें, और जो टर्म्स आपको न समझ में आ रहा हो तो जो पार्ट 7 स्पीच मैंने पढ़ाया है उसमें जाएंगे, आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सुगमता पूर्वक और सरलता पूर्वक बताया गया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब इसका जो फर्स्ट रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसको कहते हैं एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता, और वह होना चाहिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जो क्रिया है, मेन वन, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का 5वां रूप, यहां हम 5वां फॉर्म कहेंगे। अब
क्रिया के 5 फॉर्म्स होते हैं, आप इसके पिछले वाले वर्ब वाले वीडियो में आप देखेंगे तो 5वीं फॉर्म क्रिया की क्या होती है, उसमें यस या ईएस लगा रहता है। इसमें यस या ईएस लगा रहेगा 5वीं फॉर्म में, तो उसको आप वीडियो को देखेंगे। यह क्रिया का जो 5वां फॉर्म है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां वर्ब वाले वीडियो को आप ओपन कीजिए, उसमें देखेंगे तो क्रिया का 5वां फॉर्म आपको अच्छे से उसमें बताया गया है। यहां पर मैं आपको बताया देता हूं कि 5वां फॉर्म का मतलब होता है एस या ईएस लगा हुआ फॉर्म होता है। यहां पर थर्ड पर्सन की बात जब आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो आपको केस कारक वाला जो प्रकरण है, जो उस टॉपिक में आप जाएंगे तो पर्सन के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि पर्सन होता क्या है। फिलहाल यहां मैं आपको बताए देता हूं कि जो थर्ड पर्सन होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, वो होता है जो बोलता है, जो बात कर रहा है। सेकंड जैसे आई और इसके सारे रूप आई, मी, माई, माइन, ये सारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात करते हैं, यू, योर्स, योरसेल्फ, उसके सारे फॉर्म। और बाकी इन दोनों को छोड़ करके जितने फॉर्म्स होते हैं, जितने पर्सन होते हैं, वो सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही, सी, दे, आई और यू को छोड़ करके बाकी जितने होते हैं वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। आप पर्सन अच्छी तरह से जानना है तो मैंने कहा प्लेलिस्ट में जाइए और कारक केस जिसमें है उसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। अब सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, यह क्या होता है, ये भी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन जो टॉपिक है उस पर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो नाउन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है, तो आप लोग उसको जाकर के देख लीजिए। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें पिछले वीडियो में मैंने बताया है। सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए वह सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। वह खाना या भोजन पकाती है, वह भोजन पकाती है। इसमें आप देखेंगे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, ना तो आई है ना तो यू है, जबकि आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता था। तो यहां ही, अब आप देखेंगे यहां इसको ही लिख दिया, ही करेंगे। उसके बाद अब मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया क्या होती है, तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब होती है जिसकी फॉर्म्स होती है, जिसके फॉर्म बनते हैं मेन वर्ब होती है। अब यहां पकाती, ये जो है इससे काम हो रहा है, ये मेन वर्ब है और चूंकि सिंगुलर नंबर एक वचन है तो इसमें हम क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, 5वां फॉर्म, कुक, कुक्स द फूड। अब यहां आप यह पूछ सकते हैं कि आप यहां यस क्यों लगाए, ईएस क्यों नहीं लगा, तो यह भी जानकारी मैं आपको देता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यस या ईएस लगाने के नियम बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया गया है कि कहां हम यस या ईएस लगाते हैं। वैसे शार्ट में हम आपको यहां भी बता देते हैं कि जिन शब्दों के अंत में, जिस क्रिया के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स आता है तो उसमें हम एस जोड़ते हैं। यस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स अगर इसमें आता है तो हम उसमें ई एस जोड़ते हैं। यहां देख रहे हैं कुक आया है, कुक में हम ई एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमें यह रूल अलाउ नहीं करता है। यस या ईएस
लगाने के जो नियम जो प्लेलिस्ट में है उसमें आप देखेंगे कि इसके अपवाद भी हैं, उसमें डिटेल में चर्चा की गई है। बट यहाँ आपको मैं चूंकि टेंस पढ़ा रहा हूं इसलिए उसको हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम आपको केवल यह बता रहे हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ईएस लगी फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। आप वर्ब में जाएंगे देख लेंगे। और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब सेकंड रूल हम आपको बता देते हैं। ये सेकंड रूल में बहुवचन कर्ता, प्लूरल नंबर है और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट या तो बहुवचन करता रहेगा या फर्स्ट और सेकंड पर्सन का करता रहेगा, तो उसके साथ जो मुख्य क्रिया होगी, जो क्रिया आएगी वो मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, उसमें कुछ लगाएंगे नहीं और फिर लिख देंगे कर्म लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाय पीता हूं। यहां ध्यान दीजिए ये मैं बहुवचन नहीं है। सामान्यतः लोग उसको बहुवचन कह लेते हैं बट इट इज नॉट प्लूरल नंबर। यह फर्स्ट पर्सन है। रूल हमारा कहता है या तो प्लूरल नंबर हो या तो फर्स्ट पर्सन हो या फिर सेकेंड पर्सन हो। सब्जेक्ट अगर ये रहेगा तो उसके साथ यही रूल लागू होगा जैसे बहुवचन के साथ रूल लागू होता है। तो यहां पर इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो आई टेक टी। यहां पर ध्यान दीजिए ड्रिंक लगाना उचित नहीं है क्योंकि ड्रिंक का मतलब होता है पीना, तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है ड्रिंक लगा लेते हैं, काम चला लेते हैं, बट ड्रिंक माने पीना होता है। पीने का सेंस है वो ड्रिंकिंग से जाता है, इसलिए यहां आई टेक टी। और अगर आप आई ड्रिंक टी भी लगा देते हैं तो दैट विल डू योर सर्व योर पर्पज, वो उससे काम चल जाएगा। तो आप अगर स्पष्ट हो लीजिए कि रूल क्या है हमारा। रूल अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो थर्ड पर्सन है तो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाएगा और ऑब्जेक्ट उसके अलावा जब बड़ा सेंटेंस रहेगा तो अदर वर्ड भी हम कह लेते हैं। अन्य, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सेंटेंस अगर बड़े हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद जो आएंगे शब्द वो जुड़ते जाएंगे और अदर की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये पहला रूल आपका हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन, फिफ्थ फॉर्म वर्ब की और ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल है प्लूरल सब्जेक्ट अथवा फर्स्ट पर्सन अथवा सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, बाकी ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द लिखे जाएंगे। जैसे तुम गीत गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग। यहां पर ये सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगा। तो ये सारे रूल हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इसकी जानकारी लेना है तो ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाइए तो पूरे डिटेल में ये सारी चीज आपकी समझ में आ जाएगी और आपको अच्छी तरह से जो पढ़ाया जा रहा है अच्छी तरह से समझ में आता जाएगा और आप अच्छे से इसको कर लेंगे।
अगले वीडियो में हम आपको निगेटिव और इसके एग्जाम्पल्स और निगेटिव इसके आगे बताएंगे। आप पहले जो भी न समझ में आया हो ग्रामर की, पास आप इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे। जैसे यस लगाने के नियम है, वर्ब के ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब कुछ बहुत डिटेल में बताया गया है। आप उसको एक बार देख लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। बने रहिए चैनल पर आप लोग, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।